स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो तीन टेक्नोलॉजी है इस दुनिया में, उस तीनों को अच्छे से समझते हैं। पहला हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक और बायोफ्यूल। ये तीनों कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सा हमारे देश के लिए भला है। तो बात करते हैं ज़रूरत क्यों हो गया तिगड़म का ये सब का। तो सबसे पहले ये समझिए कि अगर हम लोग फॉसिल फ्यूल यूज़ करते रहे तो हम लोग एक दिन फॉसिल बन जाएँगे। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है, ये सस्टेनेबल नहीं है। और CO2 का इमिशन जो है उसको रोकने का टाइम आ गया है। क्योंकि एक टाइम होता है, मतलब शुरू का कुछ साल तक धरती सँभालते रहता है, तो वो टाइम खत्म हो गया है। धरती अब नहीं सँभाल रहा, अब सीधे रिजेक्ट कर दे रहा है। तो बात है कि हम लोग रन अवे इफ़ेक्ट के बहुत ज़्यादा पास चुके हैं। रन अवे इफ़ेक्ट जब एक बार स्टार्ट हो जाता है उसे आप ब्रेक नहीं लगा सकते। मतलब लिटरली आपको स्पेस में जाके मिरर लगाना पड़ेगा कि सनलाइट नहीं पहुँचे। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर रनवे पहुँच गया, बैंड बज जाने वाली है, तो ब्रेक अभी लगाना है। और ये समझिए कि देश के लिए, मतलब एक होता है ना कि एनवायरनमेंट के लिए सोचो, कोई नहीं सोचता और मैं ब्लेम भी नहीं करता। जैसे अगर मुझे ऐसे जगह पे रख दिया जाए कि ये देश को सँभालो, तो ऑब्वियसली मैं देश को सँभालने के बारे में पहले सोचूँगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और सोचना पड़ेगा कि कई बार लोग थोड़ा-सा शॉर्ट टर्म सोचते हैं तो लटक जाते हैं। जैसे कि अभी आपका श्रीलंका का हो गया, यूएस का हो गया था ऑयल क्राइसिस में। बहुत जगह पे ये समझिए कि लोग का शॉर्ट टर्म थिंकिंग ले डूबता है। तो रिन्यूएबल्स में घुसने का ना दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपके देश की सिक्योरिटी बेहतर हो जाती है। पर्ल हार्बर क्यों हुआ था? जापान को था कि भैया ये हमारे पे एम्बार्गो कर रहे हैं, हम इनको ठोक देते हैं। फिर अमेरिका बोला सर गलत आदमी को ठोक दिया, सर हम आपको ठोकेंगे, आप खत्म हो जाओगे नक्शे से। ठोक दिया। तो और रशिया क्यों ठोक रहा है यूक्रेन को? ऑयल चाहता है, वो गैस फील्ड चाहता है। गैस फील्ड तभी देखिए कि ये इधर का एरिया को नहीं छू रहे हैं वो लोग, क्या बोलते हैं आपका कैपिटल एरिया को नहीं छू रहे हैं। ज़्यादा इधर एरिया में क्यों? क्योंकि वहाँ गैस फील्ड डिटेक्टेड है कि वहाँ पे गैस मिलेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि देश लड़ रहे हैं, अरबों रुपया बर्बाद कर रहे हैं, भैया उससे सस्ता पड़ता है आपका रिन्यूएबल्स कर लेना। और रिन्यूएबल्स को करने में एक बार कैपिटल लगा, वॉर से सस्ता होता है सर, वॉर से बहुत सस्ता होता है। तो हिसाब से समझिए कि अगर मैं देश चला रहा हूँ, रिन्यूएबल्स पे कूदना मैं इसलिए नहीं करूँगा कि पर्यावरण से लेना, मुझे इसलिए लेना है हमारे देश की जनता सुरक्षित है, आने वाले सदियों तक सुरक्षित है, हमें टेंशन नहीं लेना है। और पर्यावरण भी बच जा रहा है साइड में, वो तो अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही समझिए ज़रूरत है इसका। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए एक-एक ऑप्शन को अच्छे से स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो इंडिया में भूत काट लिया है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का भूत पहली बात है कि इंडिया में पहली बार नहीं काटा जा रहा है, ये पूरे वर्ल्ड में बहुत पहले से काटा जा रहा था, 1950 से काटा जा रहा था। क्योंकि हिसाब ये है ना कि ये बहुत अच्छा लगता है सुन के कि पावर फ्यूल है, बहुत पावरफुल। मतलब हाइड्रोजन कितना पावर है, ऐसे लोग बोलते हैं रॉकेट में यूज़ होता है। हाँ भाई, बात सही है, एकदम सही है, बहुत पावर है। और उसका आउटपुट जो है, मतलब आपने जो जलाया उसके बाद जो एग्ज़ॉस्ट निकल रहा है, वो भी क्लीन है। क्योंकि आप कहोगे तो पावर तो आपका न्यूक्लियर में भी है, लेकिन उसका जो वेस्ट निकलता है, सिरदर्द बन जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं सर, आपका एग्ज़ॉस्ट क्या है? ये मतलब वाटर वेपर है सर, कोई टेंशन नहीं लेना है। लेना ही नहीं आपको टेंशन सर, आप 100 गाड़ी चलाइए या 1 करोड़ गाड़ी चलाइए, एग्ज़ॉस्ट से आपको टेंशन लेना ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छा लगता है सुन के। और फिर इसको बनाने का आइडिया और अच्छा लगता है सुन के कि भैया बिजली लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी लीजिए, वाला फ्यूल हो गया। मतलब आपको कोई लेना-देना नहीं कि स यहाँ पे कोई ऑयल एम्बार्गो लगा रहा है या आपका ये कर रहा है। नहीं सर जी, हमारे पास अपना है। हम बिजली लेते हैं, पानी लेते हैं, काम खत्म। क्लीन फ्यूल, बल्ले-बल्ले। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है, कोई भी ईंधन का यानी कोई भी फ्यूल का बहुत सारा रिक्वायरमेंट होता है। मैंने गुड फ्यूल पे भी डिटेल वीडियो बना दिया है। तो यहाँ पे ये समझिए कि शॉर्ट में इसको बता रहा हूँ, ये बहुत खराब फ्यूल है। हाइड्रोजन एज़ ए फ्यूल देखेंगे बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि इसकी पुअर स्टोरेबिलिटी है और कैपेसिटी है। तो इससे बहुत नुकसान होता है। यानी कि इससे ना तो आप ज़्यादा कैरी कर सकते हैं, ना ज़्यादा देर रख सकते हैं और ना ही ज़्यादा आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हर चेन को आपको देखना पड़ेगा। फ्यूल का पूरा चेन होता है ना कि कहाँ से बनाया जा रहा है, कैसे उसे ट्रांसपोर्ट किया, रिफाइन किया जा रहा है। हर स्टेप्स को अगर आप देखेंगे, हाइड्रोजन रुलाड़ मारेगा आपको। और फिर यहाँ पे समझिए कि सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है पानी से बना है, लेकिन ये बात हर कोई भूल जाता है भैया ये बहुत इनएफिशिएंट प्रोसेस है। यानी कि अगर आप 1 मेगावाट की बिजली निकालेंगे, आपका जो रियल वर्ल्ड में आउटपुट निकलेगा जब आप उसे फ्यूल सेल में जला के दूसरी साइड निकालेंगे, वो बहुत खुशकिस्मत रहे तो 50% रहेगा। बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत रहे तो, रियल वर्ल्ड में तो वो भी नहीं अचीव होता है। और रहा बात, दूसरा एक ये भी बात आता है, मैं आपको बोलूँ कि आप एक जनरेटर लाओ जो 1 मेगावाट का वर्क है, आराम से आप फ़ोन कीजिएगा अमेज़न में मिल जाएगा। वहीं आपको बोलो 1 मेगावाट का फ्यूल सेल स्टैक खरीदो जो हाइड्रोजन पे चलता है, 3 ही 4 डेवलपर्स हैं इस प्लैनेट पे जो बना के दे सकते हैं और वो भी आपको ऑर्डर करके वेट करना पड़ेगा, हाँ सर डिलीवरी करो। तो ये सब भी आप सब देखना पड़ता है, पूरा पिक्चर आपको देखना है, बस ऐसे नहीं उछल जाओ। ये बात काफ़ी लोग का सोचता है सर वहाँ मैं ये लगा लूँगा कि मतलब पेट्रोल पंप है उसके ऊपर सोलर लगा दें उससे हाइड्रोजन बना देंगे। भाई उतना सरफेस एरिया नहीं है कि उससे एक गाड़ी का भी हाइड्रोजन निकाला जा सके और वो आप अस्यूम करो कि 100% एफिशिएंट हो तो, और वो तो होता नहीं है, फिजिक्स अलाउ नहीं करता। तो वही समझिए बहुत इनएफिशिएंट है पानी से बनाना। क्या बना सकते एकदम सही, लेकिन बहुत वेस्ट हो जाएगा। दूसरा, तो इसका हकीकत क्या है? हकीकत जितना हाइड्रोजन देखते हैं वो सब एक्चुअली फॉसल फ्यूल से बनाया जाता है। मतलब अगर आसानी है तो जनरली नेचुरल गैस को लिया जाएगा, उसे स्टीम रिफॉर्मिंग किया जाएगा। नेचुरल गैस का मेजॉरिटी कंपोनेंट होता है CH4 यानी कि मीथेन,
और उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिजेक्ट हो जाता है। तो मतलब घूम फिर के आप कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज ही कर रहे हैं। ब्रिटेन कोशिश कर रहा है कि हाइड्रोजन को ये मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को जबरदस्ती का धरती में पहुंच दिया जाए। बात है कि नेचुरल गैस फंसा रह सकता है कि हैवी मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड फंसा रहेगा, हमें नहीं पता, लॉन्ग टर्म का डेटा नहीं है। नेचुरल गैस का है क्योंकि वो था वहाँ मिलियन ईयर से, तो वो हमें पता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड टिकेगा कि नहीं धरती के अंदर, लेट्स सी। तो ये समझना चाहिए, घूम फिर के आप फॉसिल फ्यूल ही वाला काम कर रहे हो। और फिर यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात होता है, बस आपने हाइड्रोजन बना लिया ऐसे काम नहीं चलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखना होता है कि देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मायने रखता है। जैसे कि इंडिया में कितना पेट्रोल पंप है, 60,000 से ज़्यादा है, 60,000। आपको उतने सारे को बदलना पड़ेगा, उतने सारे को बंद कराना पड़ेगा। पहले उसका कितना लॉस होगा वो तो छोड़ दीजिए, उसका कितना पोल्यूशन बन जाएगा, उतना सारा कबाड़ बनाने का, वो सब तो छोड़ ही दीजिए। और रिफाइनरीज सब छोड़ दीजिए। आपको 60,000 फ्यूल पंप बनाना है बैठ के दोबारा। ठंडे दिमाग से सोचिए कितना बड़ा उधारी उठाना पड़ेगा, देश बिक जाएगा तब भी, क्योंकि ऑयल और डीजल जो है, यानी पेट्रोल और डीजल जो है, धीरे धीरे आया था, तो धीरे धीरे खुद ब खुद सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ हो गया। यहाँ पे आप जबरदस्ती करके डाल रहे हो, नहीं टिकेगा। मतलब टिक सकता है, आप बहुत ज़्यादा पैसा में आग लगा दो तो बात अलग है, लेकिन बात वही समझिए, वो भी आपको सोचना पड़ेगा। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हर चीज़ का, ये ऑन स्पॉट नहीं बनाया जा सकता। हाँ, वहाँ पे कई मेगावाट का बिजली आप दे रहे हो तो बात अलग है, लेकिन ऑन स्पॉट बनाना पॉसिबल नहीं, और बनाना आप चाहोगे भी नहीं, क्योंकि अगर एक बड़ा सेंट्रलाइज फ्यूल स्टैक लेते हो जिसमें आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, तो हाइड्रोजन निकालना, उसको फिल्टर करना, उसको रिफाइन करना, लिक्विफाई करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये सब हो जाएगा, इफिशिएंटली हो जाएगा। लेकिन छोटे छोटे स्टैक ज़्यादा इफिशिएंट नहीं होता है, तो इसीलिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा फिर से। और फिर ये समझिए, गाड़ी जो है, मतलब एंड में गाड़ी जो है बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत महंगा हो जाएगा। आज के टाइम में मैं किसी को बोलूँ कि डीजल का ये ट्रैक्टर है, ये आप किसी भी दुकान में जाइए, खोल खाल के ठोंक ठाक के ठीक कर देगा, संभाल लेगा, सर हम संभाल लेंगे। वहीं आप हाइड्रोजन वाला ले जाइए, वो कहाँ से हो? ये भी आपको देखना है कि देश में सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ फ्यूल पंप वालों की नौकरी को भी आपको सोचना है, कितने सारे रिपेयर शॉप्समैन हैं, और प्लस जो बंदे हैं जो खरीद रहे हैं उनको भी तो सोचना है। आप मान लीजिए हाइड्रोजन से कल को ट्रैक्टर बनाते हैं, सर गाँव में ट्रैक्टर ब्रेकडाउन होता है, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, कौन रिपेयर करेगा सर उसको? और आप रिपेयरिंग पे, हाँ सर देखिए आपका ट्रैक्टर 10 लाख का था, रिपेयरिंग कॉस्ट आएगा 3.5 लाख। बोले भाई क्या लूट रहे हो? तो ये भी समझना जरूरी है कि गाड़ी की कॉम्प्लेक्सिटी भी आप ये देखनी है कि कितना कॉम्प्लेक्स है, उसे बनाना, मेंटेन करना, सर्विस करना, और उसका एंड ऑफ लाइफ में उसको डिस्कम्पोज करना, सब चीज़ तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी और बहुत ज़्यादा महंगा है। क्योंकि घुमा फिरा के ये पूरा एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है प्लस हाइड्रोजन है, मतलब बस बैटरी बहुत छोटा होता है। वहीं ईवी अगर बनाना रहेगा तो इसका हाइड्रोजन वाला पार्ट निकाल के फेंकिए और बैटरी को बड़ा कर दीजिए, बस। ये पूरा ईवी प्लस हाइड्रोजन सिस्टम होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। और ये समझना बहुत जरूरी है, आम लोगों की आम बेवकूफ़ी है कि वो हाइड्रोजन को एज ए एनर्जी सोर्स के तौर पर देखते हैं कि उसमें एनर्जी निकल रही है। हाँ, आपके लिए ऑन स्पॉट वो बात सही है, लेकिन हाइड्रोजन में एनर्जी आती नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन मिलता नहीं। आप जमीन में खोदिएगा, हाइड्रोजन बहुत कम जगह से मिलता है। कहीं कहीं जगह से हीलियम मिलता है, कहीं कहीं जगह से आपको भले हाइड्रोजन का पॉकेट मिल जाए, लेकिन जनरली हाइड्रोजन खुला नहीं मिलता। तो आपको हाइड्रोजन बनाना पड़ता है। जैसे मैंने बताया, फॉसिल फ्यूल को डिकम्पोज करके आप बना रहे हो, तो घूम फिर के तो आप वही कर रहे हो ना, फॉसिल फ्यूल माइनिंग ही कर रहे हो ना। और प्लस अगर पानी से भी करते हो, बिजली आसमान से नहीं टपक रही है कि मतलब अरे हम छत में बाल्टी लगा दिया उसमें बिजली गिर गया। आपको उसमें दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ से एनर्जी ला रहा है, और उसका फुटप्रिंट आपको फिर ध्यान देना पड़ता है। बस अंतर ये हुआ कि डीजल का फुटप्रिंट, जैसे आपने डीजल की गाड़ी थी, पीछे फुटप्रिंट दिख रहा था, इसका आपके नज़र से दूर हो गया, कहीं दूर पे कोई पावर प्लांट है जो खूब पोल्यूशन कर रहा है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा, तो आपका टेंशन खत्म। तो वही समझना है कि एनर्जी प्रोवाइडर नहीं है, सोर्स नहीं है, सिर्फ कैरियर है। मतलब एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ये केमिकल मीन से करता है, उससे तो कुछ नहीं है। और आपके लिए फिर वही समस्या रहेगा, पहले भैया ग्रीन एनर्जी कहाँ से लाओगे? आपको सोलर चाहिए, विंड चाहिए, हाइड्रो चाहिए, जियो थर्मल चाहिए, ये सब पहले करना पड़ेगा, तब जाके कोई देश का इलेक्ट्रिकल आउटपुट 100% रिन्यूएबल्स हो, तब जाके आप इसमें कूद भी सकते हैं। और उसके बाद ये सारा समस्या आप कर लीजिए। मान लीजिए पैसा में आप एकदम आग लगा देते हैं, मतलब देश को आप एकदम डेट क्राइसिस में डुबा देते हैं ये करने के चक्कर में, उसके बाद भी आप इसे जेट नहीं चला सकते। और ये हंसी वाली बात है, क्योंकि जेट 1950 में चलाया गया था। तो बोले भाई 1950 में किया तो क्या बात है कि रेंज ही नहीं होता है। बार बार बोइंग भी ट्राई करके देख चुका है, रेंज होता ही नहीं है। आप कितना भी हुल के ये ज़्यादा दूर जाएगा ही नहीं, इसीलिए इसमें नहीं किया जाता। इसीलिए आप देखिए कि रॉकेट इंडस्ट्री में, यानी कि सैटर्न 5 तक में भी सिर्फ अपर स्टेज में हाइड्रोजन यूज़ किया गया था। नीचे में क्या था? किरोसिन का बड़ा भाई RP1। तो ये समझना बहुत जरूरी है। हाइड्रोजन सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पूरा सिस्टम का एनालिसिस देखेंगे कि भैया आपको 60,000 फ्यूल पंप्स बनाना पड़ेगा पूरा देश को संभालने के लिए। लेट उठेगा सर। और प्लस गाड़ी के दाम का तो सोचना ही नहीं, और बिना सब्सिडी का गाड़ी का दाम अगर आपको देखने को मिल गया तब तो उसमें कार्बन फाइबर से टैंक बनाया जाता है। कार्बन फाइबर कोई सस्ता चीज़ नहीं है। तो हाइड्रोजन का यही रियलिटी है। और घूम फिर के भी आप ये नहीं चला सकते, प्लेन नहीं चला, इसलिए रॉकेट्स में भी शांति से भैया हाइड्रोजन से नहीं होगा, हम मीथेन पे चले जाते हैं। सारे मॉडर्न रॉकेट्स हाइड्रोजन छोड़ के मीथेन पे घुस गए, क्योंकि एनर्जी पर लीटर बहुत खराब होता है। तो अब बात करते हैं ईवी का। तो ईवी दूसरा ऑप्शन है। तो ईवी का ये समझिए कि आइडिया से किसी को आया कि भैया शांति से बड़ा बैटरी कर दो ना, काम खत्म, सीधे बड़ा बैटरी डाल दो। तो और हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से है, यानी कि आपके जहाँ पे भी लोग हैं, सिविलाइजेशन है, ग्रोथ है, जहाँ पे गाड़ी बिक रही है, चांसेस है कि वहाँ पे बिजली है। भले होता है कम बेसी आता जाता होगा, लेकिन है ज़रूर। तो बात है कि ये हर जगह है ऑलरेडी।
तो इसको यूज़ करते हैं। और इसका सबसे बढ़िया फ़ायदा होता है, इसकी इफ़िशिएंसी बहुत सिंपल है। क्यों? बिजली लीजिए और ड्राइव कीजिए, काम खत्म। बिजली आता है, आपके बैटरी में इलेक्ट्रोकेमिकल स्टेट में स्टोर हो जाता है, फिर उसे आप डिस्चार्ज कर देते हो, तो काम खत्म। बहुत एफिशिएंट होता है, यानी कि टोटल एनर्जी साइक्लिंग जो आप देखेंगे बहुत अच्छा एफिशिएंसी रखता है। और इलेक्ट्रिसिटी आपका रिन्यूएबल से आ रहा है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन फिर आप यहाँ पे आप दूसरा बात आता है, जैसे मैंने हाइड्रोजन बताया कि पूरी गाड़ी बहुत महंगी होती है, यहाँ पे सबसे महंगा होता है बैटरी। बैटरी बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा महंगा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा होता है बैटरी, और इसका कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखना चाहेंगे। और इसको बनाने फाने वाली फैक्ट्री सिर्फ एक ही दो है दुनिया में, और वो सब भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि किसी का भी आउटपुट रेट उतना नहीं है जितना आप पेट्रोल या डीजल की गाड़ी का आउटपुट रेट रख सकते हो। कोई नहीं है, कोई नहीं, मतलब गीगा फैक्ट्री भी एक से काम नहीं चलेगा, कई 100 चाहिए। तो ये समझना ज़रूरी है। और इससे एक दूसरा होता है, देश की नज़र से देखें कि मैं भारत को चला रहा हूँ, तो भारत का क्या बैंड बचेगा इसका? डिपेंडेंसी ऑन मिनरल्स बन जाता है, यानी कि इसमें जितने भी मिनरल्स लग रहे हैं, हर मिनरल्स की सप्लाई चेन उतनी अच्छी नहीं है। जैसे कुछ-कुछ देश को निकल का कोई टेंशन नहीं, हमारे पास निकल ही निकल है। कुछ देश के पास, हमारे पास मतलब आप समझ लीजिए कोई टेंशन नहीं, लिथियम अपना समझ के यूज़ कीजिए। हर देश के पास वो नहीं है। कुछ देश के पास वो नहीं है, हमारे पास कोबाल्ट का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अरे भैया हमारे पास तो कोबाल्ट नहीं है। आप समझ रहे हैं? आप सब नियोडिमियम, अरे सर हम तो उसमें लटक जाएँगे। ये सब भी आपको सोचना पड़ता है, सिर्फ ऐसे नहीं देख के उछल गए। क्या आपके देश में वो सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं कि आपको घूम फिर के ये जगह पिट माइन? और फिर ये दूसरी वाली बात होती है, इलेक्ट्रिक गाड़ी का जो कार्बन फुटप्रिंट है, वो अभी उतना ऑप्टिमाइज़ नहीं है जितना ये कोई भी इंटरनल कंबस्शन इंजन का है, और हो भी नहीं सकता, क्योंकि भाई इंटरनल कंबस्शन हम लोग 100 साल से बना रहे हैं और हर चीज़ सप्लाई चेन का देख रहे हैं, तब जाके वो उतना एफिशिएंट हुआ। अभी जैसे माइन का जो आउटपुट है माइन का जो आउटपुट है इतना गंदा होता है, कितना ज़्यादा कंटामिनेशन करता है, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन, वो सब देख के मतलब लोग तो बोलेंगे भाई हमें हवा ही गंदा कर दो, एटलीस्ट पानी पीने को मिल जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ आपको देखना पड़ता है, मिनरल डिपेंडेंसी के बारे में भी सोचना पड़ता है। और प्लस अगर आप पावर पावर रियलिस्टिकली देखें, हर दुनिया में मेजॉरिटी पावर कोल से ही आता है। तो घूम फिर के तो आप वहीं पहुंच गए ना जहाँ से चले, बस आपने अपना प्रदूषण का सोर्स हटा दिया, आपकी गाड़ी से हट के वो चला गया आपका पावर प्लांट पे, और कुछ नहीं हुआ। तो आपको फिर वहीं फंस जाएंगे कि भैया पहले क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ, जो अभी हमारे पास नहीं है। मैं अभी की बात ज़्यादा कर रहा हूँ, ना कि 50 साल बाद या 1000 साल बाद, नहीं, अभी। तो फिर से आपको घूम फिर सोलर और विंड करना पड़ेगा। और चार्जिंग टाइम एक बहुत बड़ा समस्या है। बात है, आप नॉर्मल साइकोलॉजी को हटा दीजिए, आम आदमी के लिए हटा दीजिए। ये बात सही है कि आम आदमी को ज़रूरत नहीं है एसी लेवल 2 चार्जिंग इंडिया में आप कीजिए, आपको कोई टेंशन नहीं होने वाला है। ये बात सर्व सत्य है, लेकिन फ्लीट वाले लोग ऐसा नहीं कर सकते, यानी जिनकी कई सौ गाड़ी है, जिनकी पूरा मतलब काफ़िला चलाया जा रहा है, वो नहीं ऐसा कर सकते। क्यों? क्योंकि भैया गाड़ी जिस टाइम चार्ज में रहती है, किसी को देखना पड़ता है उसके पास कि मैं यहाँ लगाया हूँ, चार्ज में हो रहा है। अगर मान लीजिए आप गाड़ी रात भर रखी हुई है, तो रात भर अगर चार्जिंग है, तो वहाँ पूरा को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाना पड़ेगा कि सब पे लेवल 2 चार्जिंग होते रहे, रात भर में चार्ज हो। उसका खर्चा कौन उठाएगा? और ये सब का जितने भी फ्लीट हैं, उन सब का मार्जिन इतना नहीं रहता कि हाँ भैया पहले तो आप इतना बड़ा पार्किंग लीजिए, प्लस हर पार्किंग में आपको एक स्पॉट लगाइए इलेक्ट्रिक वाला, जो महंगा होता है। लेवल 2 ही चार्जिंग, मतलब डीसी फास्ट चार्जिंग तो छोड़ ही दीजिए। और अगर आप बाहर किसी जगह कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ट्रक का काफिला है, वो कहीं जा रहा है, वो भी जब भी पेट्रोल पंप में वो रुकेगा, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन पर रुकेगा, उसे डीसी फास्ट चार्जिंग चाहिए हो, जो कि अति महंगा है। नॉर्मल गाड़ी का डीसी फास्ट चार्जिंग जो कि 100 किलोवाट तक छूता है, $1 मिलियन खाता है। $1 मिलियन। इंडिया में फास्ट चार्जिंग बहुत छोटा लाया जा रहा है, 2022 है। उससे अगर आप ट्रक चलाने चले या बस चलाने, हो गया सर, आपका हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि अगर एक ट्रक वाले के देखते हैं, तो भैया वो पेट्रोल पंप में कितना समय बर्बाद करेगा, क्योंकि आपको उसको दिन के हिसाब से पैसा देना है। उस दिन में मान लीजिए वो बोलता है कि भैया सर हमारा 1 घंटा बर्बाद हो जाता है सिर्फ इसी में करने में, लटक गए। तो ये समझना जरूरी है कि आप और हमारे लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी को घर में चार्ज करना पॉसिबल है। फ्लीट ऑपरेटर जैसे जो लोग टैक्सी चलाते हैं, जिनका मतलब काफिला चलता है, उनके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। उनको चाहिए फटाफट, उनके लिए तो 5 मिनट में जो तेल ज़्यादा लगता है वो भी भारी पड़ता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। चार्जिंग टाइम बहुत बड़ा इशू है। और ग्रिड के लिए भी एक हेडेक बन जाता है कि भैया ग्रिड में उतना बड़ा बड़ा झटका आप देते जाओगे, जब देखो तब ग्रिड भी बोले भाई क्या कर रहे हो, कैसे चलाऊँ मैं इसको। तो एक सीरियस समस्या बन जाता है। और फिर एंड में घूम फिर के ये वहीं आता है, जैसे कि मैंने पिछले हाइड्रोजन के केस में बताया कि उसमें मेगा जूल पर लीटर बहुत खराब होता है, यहाँ मेगा जूल पर किलोग्राम बहुत खराब होता है। यानी कि इससे आप अभी भी कोई भी बड़े जेट नहीं चला सकते, जंबो जेट के बारे में सोचना ही नहीं है, सपने ही नहीं देखने हैं। और बड़ा लोड जैसे कि ट्रक व्रक हो गया, उसके बारे में सोचना है। इसीलिए देखिए टेस्ला कब का अनाउंस किया था, ट्रक आ रहा था, लेकिन अभी तक आया नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रक वजनी बहुत हो जाता है, और जब ट्रक वजनी हो जाता है तो पेलोड जो पीछे खींच रहे हैं उसका वजन घट जाता है, क्योंकि सरकार ने लिमिट बनाई कि भैया ट्रक है तो ये नहीं कि आप कुछ भी मतलब 10,000 टन ले जाओ आप हमारे ब्रिज से, हमारा सारा ब्रिज का लाइफ खत्म हो जाएगा, क्योंकि ब्रिज ज़्यादा महंगा होता है, तो ट्रक पे लिमिट लगाई जाती है। तो वो हिसाब से आपको बैटरी छोटा करना, बैटरी छोटा बार बार चार्ज करो, बार बार चार्ज करो, और सारे चार्जिंग स्टेशन चाहिए। इसलिए हल्ला उन्होंने कब का कर दिया और अभी तक डिलीवर नहीं किया। और जब डिलीवर हो जाएगा, जब रियल वर्ल्ड यूज़ होगा, तो उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना लोग सोच रहे थे। और ट्रकिंग इंडस्ट्री में प्रॉफिट सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो बड़ा लोड तभी भी नहीं कर सकता, जेट के बारे में सपने ही नहीं देखने हैं।
और सबसे बड़ा यही है कि यहाँ पे एक होता है कि कल के बैटरी बेटर होंगे। बात है कि शायद आप चाहोगे नहीं कि कल का बैटरी ज़्यादा बेटर हो, क्यों? क्योंकि आज का बैटरी जो है बहुत सीरियस डेंजरस हो चुका है, फायर हैज़र्ड के तौर पे आता है। और रहा बात कि पेट्रोल में अगर इससे ज़्यादा एनर्जी है, डीज़ल में इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो डीज़ल क्यों हैज़र्डस नहीं है? बात ये है डीज़ल 2 पार्ट कंपोनेंट है, यानी कि उसमें जो आपका हाइड्रोकार्बन है वो एक टंकी में फँसा हुआ है। ऑक्सीजन जो है, जो उससे प्यार करेगा, शादी करेगा, वो बाहर फँसा हुआ है और बाहर उसे नाइट्रोजन ठंडा रखा हुआ है, भाई ठंडा रहो। तो ये दोनों के कारण ना आपका एनर्जी रोज रिलीज होती है, उस पे एक मैक्सिमम लिमिट बन जाता है कि धड़धड़ा के रिलीज नहीं होगा। लेकिन वहीं बैटरी देखें, एनर्जी बहुत कम है लेकिन वो स्पॉन्टेनियसली रिलीज कर सकता है, यानी कि एक भी जगह शॉर्ट सर्किट हुआ बैरियर में, यानी कि जो उसका सेपरेटर होता है, सेपरेटर में थोड़ा सा भी शॉर्ट सर्किट हुआ, पूरी की पूरी एनर्जी फ्री के निकल जाती है, पूरी की पूरी एनर्जी। अब बात होता है कि आप ये सब बैटरी की एनर्जी देख रहे हो जिसकी एनर्जी कम है और ये मेटल पिघला देता है, सीधा सीधा ये मेटल पिघला देता है। फायर फाइटर से इसका कुछ नहीं करते क्योंकि ऑक्सीजन इसे चाहिए नहीं, आप इसका आग बुता नहीं सकते, ये जल रहा है, बस इसमें पानी डाल के मनाया जाता है कि बाकी सारे सेल इतने ठंडे रहें कि वो आग ना पकड़ लें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और ये हो रहा है आज के बैटरी में। अगर आप इससे 10 गुना ज़्यादा पावरफुल बैटरी बना देते हैं, उसमें कुछ हुआ, क्योंकि आप ये समझना बहुत ज़रूरी है साइंटिफिकली, अगर आप समझना चाहते हैं तो टीएनटी जो होता है, बूम पाउडर, उसमें कम पावर होता है पेट्रोल से। इसीलिए टीएनटी पानी के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है, स्पेस में भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन पेट्रोल आप वहीं यूज़ कर सकते हैं जहाँ ऑक्सीजन है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बैटरी आप चाहोगे नहीं कि 10 गुना ज़्यादा पावर हो जाए, तो क्या बैटरी में कोई रिसर्च नहीं होगा? होगा, बहुत रिसर्च है और उसमें सबसे ज़्यादा स्कोप है उसकी लाइफ स्पैन बढ़ाने की। कि मतलब ऐसे अगर मान लीजिए कि 3000 5000 साइकिल चलता है, उसको अगर 25,000 साइकिल तक कर दिया जाए तब बल्ले-बल्ले। उस पे फोकस किया जा रहा है कि लाइफ स्पैन लंबा करो, चार्जिंग स्पीड को बेटर करो, लेकिन टोटल एनर्जी कैपेसिटी पे आप चाहोगे भी नहीं। और एयरलाइंस इंडस्ट्री तो हाथ ही नहीं लगाया। आप देख लीजिए ना, उसमें आपको अभी बैटरी निकालने दिया जाता है कि 100 वाट आवर से नीचे का बैटरी आपको ले जाना है, तो सोच लीजिए आप वहाँ उसका पूरा विंग्स अगर उससे बना रहेगा, पहली बात तो प्लेन उड़ ही नहीं पाएगा, और अगर आग लगा तब तो छोड़ ही दीजिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप बस ये सोच के उड़ लेना कि हम चाहेंगे वैसा बैटरी जिसमें 10 गुना ज़्यादा पावर हो, आप नहीं चाहोगे, उससे आस-पास भी नहीं रहना चाहोगे। तो ये ईवी का समस्या आता है। अब बात करते हैं बायोफ्यूल के बारे में। तो बायोफ्यूल के बारे में ये समझिए कि जितना भी इंटरनल कंबस्चन इंजन है, हैरान हो जाइएगा, उसमें कोई भी कभी नहीं बनाया गया था कि वो तेल से चले, फॉसिल फ्यूल पे चले। जैसे कि अगर आप हेनरी फोर्ड के पीछे भी जाएँगे, उन्होंने टी मॉडल बनाया, मतलब पूरा कहा जाता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की फाउंडेशन है रखी है इन्होंने। ये बनाया था गाड़ी कि अपना भैया एथेनॉल से चलो, और क्या हुआ बाद में बताएँगे। मतलब समझ लीजिए हेनरी फोर्ड स्टार्टिंग से सबसे पहली गाड़ी जो मास प्रोड्यूस की गई है, उसे बनाया गया था एथेनॉल से चलाने के लिए। भैया आपको कोई टेंशन नहीं है, अरब देशों से तेल खरीदने की जरूरत नहीं है, देश पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहेगा, हम अपना संभाल लेंगे। फिर बात करते हैं उनके दादाजी से, रुडॉल्फ डीजल से। रुडॉल्फ डीजल ने नाम सुना सुना लग रहा है, तो बात वही है कि इन्होंने डीजल इंजन बनाया है। ये वेजिटेबल ऑयल से चलाते थे, मतलब पहली बार पीनट ऑयल से चलाया जाता था। उस टाइम पीनट ऑयल बहुत ज़्यादा मिलता था, और आप आज का भी डीजल इंजन पकड़ सकते हैं और उसमें कोई भी तेल डाल देंगे, जनरली चली जाएगा, सरसों तेल में भी चल जाएगा, लोग चलाते ही रहते हैं। तो ये समझ, हम महंगा बहुत रहेगा और जनरली करने को मना, इसलिए कहा जाता है कि आपका फ्यूल इंजेक्टर जाम हो सकता है, क्योंकि उस हिसाब से फिल्टर नहीं किया गया, बट किया जा सकता है सारे। और पुराने डीजल अगर इंजन है वो तो किसी में भी चलेगा, वो सही में किसी में भी चलेगा, उसका तो इंजेक्टर भी नहीं जाम होगा। तो ये समझना जरूरी है कि ये दोनों ने नींव रखी हमारी इंटरनल कंबस्शन की, और दोनों ने सोच के रखा है भैया सोलर पे चलाते हैं ना। आप जो बायोफ्यूल देख रहे हैं, बायोफ्यूल की एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो सोलर है। आप बाकी सब में फ्यूल माइन कर रहे हो, निकाल रहे हो कहीं से, या एनर्जी डाल रहे हो, जैसे आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी में आप एनर्जी डाल रहे हो। यहाँ पे उनको वो टेंशन नहीं था, क्योंकि सन दे रहा है, वो एनर्जी आपके लिए फ्री है। मतलब ऑब्वियसली आपको जो सरफेस एरिया चाहिए उसके लिए, फार्मिंग के लिए वो देना है, थोड़ा पानी वानी वो सब देना है, लेकिन आपके लिए ये टोटल सोर्स एनर्जी पे चल रहा था। लेकिन गवर्नमेंट ने इन दोनों पे बैन लगा दिया, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली टैरिफ लगा के, कुछ केसेस में सीधा सीधा अजीब गरीब चीज़ करके उसको बैन कर दिया। तो हिसाब वही समझिए कि इनका हिसाब था कि अगर ये सारे सिस्टम, मतलब रूड डीजल का सिस्टम, यानी पूरे डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन, पूरा पेट्रोल इंजन इन सिस्टम पे चलता तो कार्बन पोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि कार्बन साइकिल होता रहता। मतलब जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उससे प्रॉब्लम है किसी को? नहीं, क्यों? पेड़ है, पेड़ सोख लेते हैं। और फिर जब हम मतलब पेड़ मान लीजिए काटते हैं, तो फिर नया पेड़ भी लगाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि बस छोड़ देते हैं। तो हिसाब ये रहता है कि कार्बन साइकिल करने में कोई प्रॉब्लम है, और पूरा नेचर उसी पे चलता है। कार्बन साइकिल है नेचर में, नेचर में ऑलमोस्ट हर एलिमेंट का साइकिल है, नाइट्रोजन की साइकिल है, पूरा सल्फर का साइकिल है, फॉस्फोरस का साइकिल है, वो सब साइकिल पे चलता है नेचर में। हम लोग उस साइकिल बिगाड़ दी, पीछे से जो मतलब समझिए धरती ने रिजेक्ट कर माल था उसको निकाल के डाल दे रहे हैं। तो कार्बन साइकिल होता रहता है, ना कि एडिशन होता। और ऑयल कंपनी सक्सेसफुली इनको ब्लॉकेट कर पाए। और हिसाब ये समझिए कि लेकिन इसमें एक सीरियस प्रॉब्लम है। मतलब ये दोनों, मतलब नींव इन्होंने बहुत अच्छी रखी थी, लेकिन शुरू से हम लोग इसके पीछे कूदे नहीं ना, तो ध्यान पे मतलब अपना कंजम्पशन पे कंट्रोल नहीं रख पाया, तो हमारा कंजम्पशन थोड़ा बह गया। तो अब बात है कि अब अगर वापस हम लोग ऐसा करते कि जैसे ये लोग करना चाह रहे थे, बात है कि हमारा खाने का कीमत बढ़ जाएगा, मतलब खाने का दाम पागल जैसा बढ़ जाएगा। और ये समझिए ये सब हुआ एकदम 1905, बहुत पहले की बात है। लेकिन 1973 में जब ऑयल क्राइसिस हुआ था, यूएसए की वाट लग गई थी,
तब इस पे रिसर्जेंस हुआ, यानी दोबारा से इस फील्ड पे पढ़ाई करने की कोशिश की है कि क्या कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बता रहा हूँ, आप देश के नज़र से देखिए कि देश डिपेंडेंट है दूसरे पे, कि मैं मुझे जाके दूसरे से लड़ना पड़ेगा तब जाके मेरे लोगों को खाना पीना मिलेगा, वो गड़बड़ बात होता है। तो रिसर्जेंस हुआ, दोबारा से फील्ड पर रिसर्च किया और तभी आया कि एलजी से बेटर कोई सोर्स नहीं है। एलजी काफ़ी कर सकता है, लेकिन एलजी में प्रॉब्लम था कि इसे फ्रेश वाटर बहुत चाहिए और सरफेस एरिया चाहिए दोनों। मतलब आप सरफेस एरिया तो मिल जाएगा रेगिस्तान में, कोई ज़मीन की जगह, लेकिन फ्रेश वाटर कहाँ से लाएंगे। तो वो समस्या का समाधान के लिए हिसाब बना कि सी वीड से चले जाओ, मतलब सी वीड पे चले जाओ और ये सारे समस्या का समाधान कर, मतलब सरफेस एरिया बम बम है धरती में, सरफेस एरिया की कोई कमी नहीं है, और एनर्जी सनलाइट से आ रहा है, कोई कमी नहीं है। फिर आपका फ्रेश वाटर, इसे चाहिए ही नहीं, सी वाटर के लिए बनाया, इसीलिए सी वीड इसके नाम पे, कोई टेंशन नहीं है, सारा समस्या सॉल्व हो जाएगा। तो ये होता है बायोफ्यूल के बारे में, और ये समझना बेहद जरूरी है कि कोई सोच नहीं रहा भाई, नींव जिन्होंने रखी वो बायोफ्यूल पे ही रखा गया था। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो हिसाब ये समझना बहुत जरूरी है कि बैड टेक्नोलॉजी के पीछे जो हम लोग कूद जा रहे हैं उसमें बस ये हो रहा है कि वो CO2 को हटा दे रहा है। मतलब जैसे कि आपका गाड़ी के डीजल आपका पीछे दिख रहा है, प्रदूषण निकल रहा है, आपको लग रहा है मैं बहुत गंदा फील कर रहा हूँ, एक काम करो कोल पावर प्लांट पे कर दो। फायदा क्या हुआ सर जी, आप बस आपके नज़र से हट गया, मतलब इसे कहा जाता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, मतलब मेरे नज़र से दूर हट गया, मतलब काम खत्म। नहीं सर जी, वैसे नाम नहीं चलेगा। वैसे हर कोई वही किया, चाइना का इतना फैक्ट्री क्यों बन गया। बात है चाइना कोई भी प्रदूषण का ये नहीं कर रहा था, मतलब ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन ना हो उसके लिए सारे फैब्रिक इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रिक्ट लॉ होता है। चाइना ने बोला हमारे यहाँ लॉ नहीं है, तो हमारे यहाँ कपड़ा बहुत सस्ता में बनने लगा, सब लोग वहीं गए। लेकिन मतलब समझ रहे हैं कि प्रदूषण तो आप अभी कर रहे हैं। हाँ, बस अंतर है कि पानी कैसे, पानी चाइना का पानी इधर नहीं आता है तो हम लोग बचे हुए हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि प्रदूषण बस नज़र से हटाए। इलेक्ट्रिक के साथ अभी सबसे बड़ा वही प्रॉब्लम है कि आप बस प्रदूषण खिसका आ रहे हो, और बाकी जितना उसका सेकेंडरी डैमेज है, जैसे कि आप बात करोगे कि कितना माइनिंग से कितना पोल्यूशन होता है, कितनी लाइवलीहुड डेंजर होता है, कितना हैवी मेटल टॉक्सिसिटी होता है, वो सब अगर आप दिखेंगे तब तो भैया ये हमें करना ही नहीं है, हाथ ही नहीं। और दूसरा, वो सब भी आप मान लो संभाल लेते हो, कल को धीरे धीरे उसे भी बेटर कर देते हो। फिर बात होती है डिपेंडेंसी की, आप घूम फिर के वही हो गए कि अरे भैया कोई देश हमें ये लिथियम दो, कोई देश हमें ये दो, कोई हमें देश वो दो, वो भी बहुत बुरी बात है। तो वही समझिए। और सबसे बुरा बात होता है कि इससे लोग गरीब हो जाते हैं, आप और हम गरीब हो जाएंगे। गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाएगा, कल को ठप्पा मार देगी कि हम 10 साल में पेट्रोल गाड़ी को बैन कर देंगे। सर उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है उसका, बस हमारी वाट लग जाएगी। तो इससे समझिए कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़बरदस्ती के ऊपर बढ़ता चला जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बिना सोचे समझे कुछ कर देना देश को ले डुबाएगा। और होलिस्टिक सिस्टम एनालिसिस ज़रूरी है। होलिस्टिक का मतलब होता है हर एक चीज़ को देखें, हर एक पहलू को देखें, सिर्फ एक देख के उछल नहीं जाए, हाइड्रोजन से ये कर देंगे, अरे कहाँ से आएगी एनर्जी आपके पास। इंडिया में ऐसे एनर्जी की शॉर्टेज चल रही है और आप महाराज उसमें हाइड्रोजन निकालेंगे उससे, और वो भी 50% नहीं। फिर भैया अगर आपको एनर्जी से ही चलाना है, इलेक्ट्रिक कर लीजिए, क्योंकि एटलीस्ट एनर्जी कम वेस्ट होता है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कम है एटलीस्ट आम लोगों के लिए। हाँ, 60,000 आपको फ्यूल पंप नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन मतलब एटलीस्ट 10,000 DC फास्ट चार्जिंग हाईवे लिंक्स पे आप बना दो, ताकि ट्रक और बड़ी रोड ट्रिप्स वाले लोग कर पाते, वो भी मैनेजेबल है। हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं सर। और फिर एंड में अगर एक्चुअली काम करना है तो बस आपको ये गलती नहीं करनी है, मतलब गाड़ी, हमारे सारे गाड़ी बायोफ्यूल पे चल सकते हैं, क्योंकि बायोफ्यूल केमिकल लेवल पे सेम फ्यूल होता है, और मतलब नेचर ने वही बनाया, बस हम लोग समझिए शॉर्टकट मार रहे हैं उसका। तो लेकिन ये गलती नहीं करनी कि ज़मीन पे गलती से भी फ्यूल नहीं बनना चाहिए। इसलिए मुझे एथेनॉल वालों से बहुत डर लगता है, जो लोग एथेनॉल के पीछे पड़े रहते हैं। बात है कि एथेनॉल ले डुबाएगा। एथेनॉल बनाने से पहली बात, वो वीक फ्यूल है। क्यों वीक फ्यूल है? क्योंकि वो अल्कोहल ग्रुप है, ना कि हाइड्रोकार्बन। वो हाइड्रोकार्बन है, उसमें ऑक्सीजन रहता है, जलता बहुत अच्छा है लेकिन एनर्जी कम होती है। तो और इसीलिए देख लिए ब्राज़ील क्यों अपना रेन फॉरेस्ट चला रहा है, क्योंकि कौन का सब लोग को भूत चढ़ गया, हमें एथेनॉल चाहिए, हमें एथेनॉल चाहिए। भैया देख तो लो कहाँ से आ रहा है वो एथेनॉल। ये नहीं ध्यान दिए कि वो फार्मिंग लैंड को बर्बाद कर रहे हैं। अब बात हुआ कि गवर्नमेंट को थोड़ा समझ आया, अरे अरे खाने का दाम 400 गुना भाग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। एक काम करो, सारे ग्रीन फॉरेस्ट उड़ा डालो, फार्मिंग को छोड़ दो, ग्रीन फॉरेस्ट को। घूम फिर के आप वहीं पहुंच गए जहां से चले थे। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि एथेनॉल हमारे लिए अच्छा नहीं है। सबसे अच्छा है शांति से सीवीड बायोफ्यूल, क्योंकि समुद्र पे कोई हमें, और प्लस वो माइक्रोप्लास्टिक भी एब्जॉर्ब करके हटा देगा, तो वो भी फायदा है। और इस तरह का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि जैसे कि हाइड्रोजन में लोग को कैसे मूर्ख बनाया जाता है। 130 मेगाजूल पर किलोग्राम, भैया लीटर में कितना है? एग्जाम्पल के देखिए, जैसे ये कंप्रेस्ड गैसियस हाइड्रोजन 700 बार, यानी कि अराउंड 10,000 PSI के बारे में बात हो रही है। तो अगर आपको 6 किलोग्राम हाइड्रोजन ले जाना, जो कि एक एवरेज गाड़ी के लिए चाहिए 500 किलोमीटर के लिए, उसमें एक वजन जितना आपका लग जाएगा, वजन हो जाएगा 125 किलोग्राम आपका, मतलब पूरा एक्स्ट्रा वजन जो ऐड कर रहे हैं वो होगा। और लीटर में मतलब कितना लीटर का बूट स्पेस आपका स्वाहा हो जाएगा? 260 लीटर। और आप देखेंगे 170 लीटर, मतलब 170 लीटर हाइड्रोजन खाएगा और 260 लीटर का आपका पूरा सिस्टम का साइज होगा। वहीं अगर आप सीएनजी का देखते हैं, सीएनजी भी लोग कह रहे हैं कि सीएनजी में शिफ्ट कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है सर। आप फॉसल फ्यूल हटा दीजिए, समस्या खत्म हो जाएगा, डीजल सबसे बेस्ट है। वहीं अगर आप वही देखते हैं, सीएनजी देखते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो 170 किलो लग जाएगा आपका सिस्टम वेट, और आप 37 किलोग्राम आप गैस कैरी कर पाएंगे। और लीटर में कितना जगह छेक रहा है वो है 200 लीटर के आसपास सिस्टम जगह छेकेगा, और 156 लीटर आपका टैंक के इनर वॉल्यूम होगा।
तो आप देखते अब बैटरी में तो बात ही नहीं करना, वो 830 किलो है, जब आप देखते हैं ना गाड़ी का बैटरी 1 टन से ज़्यादा क्यों ज़्यादा है, वही है, बैटरी बहुत ज़्यादा जगह खाता है। 500 किलो का आपका ये समझ लीजिए होगा बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, और 830 किलो का आपको ये जगह जगह में कितना जगह खाएगा, 670। आप बोलेंगे कि नॉर्मल गाड़ी मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ी में तो बहुत जगह दिखता है, बात है कि नीचे का पूरा सेक्शन उठा देते हैं। आपके नॉर्मल गाड़ी में आप नीचे कस के छेद मारिएगा तो आप रोड पे छू जाइएगा, वहाँ पे इतना ऊंचा मतलब एक पूरा फ्लोर रहता है, आपकी हाइट थोड़ी बढ़ा दी जाती है। और वहीं अगर आप इसको डीजल से कंपेयर करते हैं, दी बेस्ट फ्यूल 33 केजी आपको चाहिए उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, और टोटल वजन जो आएगा वो सिर्फ 43 केजी होगा। और लीटर में देखें 46 लीटर का आपका टंकी बनेगा, उसके इंटरनल वॉल्यूम होगा 37 लीटर। काम खत्म, घर जाइए सर, खुश रहिए। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा होलिस्टिक देखें, किलोग्राम और लीटर दोनों देखें, तब जाके वो समझ में आएगा। और रहा बात कि इसको ये इवेपोरेट नहीं करता है, तुरंत लीक नहीं करता, आराम से आप इसे बना के रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और इसका पूरा डिलीवरी स्ट्रक्चर हमारे पास पहले से बना हुआ है। कोई चीज़ चेंज नहीं करना पड़ेगा, बस हर स्टेट को जाके कहना होगा जिनके पास समुद्र का बॉर्डर है, भैया आप थोड़ा सा प्लांट बनाओ, आप थोड़ा सा और प्लांट बनाओ, थोड़ा सा हर मतलब ऑब्वियसली आप कभी नहीं चाहोगे देश में एक कंपनी हो, 4-5 कंपनी हो देश को संभालने के लिए, तभी संभाल पाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी चीज़ में अगर सब्सिडी दिया जा रहा है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। सब्सिडी शुरू में देने के लिए बहुत अच्छा रहता है, लेकिन बिना सब्सिडी के दाम आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई भी बोलता है हाइड्रोजन गाड़ी सस्ती होगी नहीं, इलेक्ट्रिक गाड़ी हरगिज़ नहीं। और यहीं पे गवर्नमेंट हो रहा है कि नहीं हम ज़बरदस्ती का बैन कर देंगे, भैया आप आम लोगों की ज़िंदगी के बैन लगाओगे और कुछ नहीं होगा, ना ही प्रदूषण बचेगा, ना ही पब्लिक बचेगी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि होलिस्टिक एनालिसिस करना बेहद ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे, स्वाहा हो जाएंगे हम लोग। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक और बायोफ्यूल के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कीजिए। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाइए, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो दिखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।